हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल को देख लिया होगा कि आज हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास को में भी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। अब इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटकर इतिहास को पढ़ा है। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक आधुनिक भारत का इतिहास और एक मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि ऐसे तो इतिहास में बहुत सारा फैक्ट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में आता है। और आप कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप अगर ये क्लास कर लेंगे तो आपको कोई और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे और इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस को माना जाता है। अब देखिए, प्राचीन भारत काल का जो इतिहास है इसमें भी बहुत सारा टाइम पीरियड हुए हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो प्रागैतिहासिक काल, एक अर्ध ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल मनुष्य समय का एक ऐसा काल था, इस काल में मानव किसी लिपि और किसी लेखन कला से परिचित नहीं थी। लिपि मतलब हो जाता, लिपि उसे कहा जाता है जैसे कि चांदी सिक्के पर जो या पत्थर पर जो लेख लिखवाया जाता था या खुदवाया जाता था, उसी को लिपि कहा जाता है। और लेखन तो जानते हैं, लिखने की कला को लेखन कला कहा जाता है। तो ये सबसे प्रचलित नहीं थे। कब? प्रागैतिहासिक काल में। उसके टाइम के बाद ये आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध इतिहास में कि लिपि से परिचित थे, मतलब लिपि के बारे में समझ रहे थे, ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। मतलब जो लिपि लिखे थे वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका। और जो इसका जो टाइम पीरियड था वो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोग जानते होंगे और हम लोग और इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें ही है कि हड़प्पा में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ मिला है, ठीक है, और लेकिन उसको अभी तक कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और इसे पढ़ा भी जा सका। जैसे लिपि से परिचित भी था और उसे पढ़ा भी जा सका, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटने के बाद उसके बाद पाषाण काल आता है, ठीक है। जो इतिहास का जो प्रारंभिक समय था उसको पाषाण काल कहा जाता है। ये 30 ईसा से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी पूर्व में रॉबर्ट ब्रोस फुट पूरा पाषाण काल सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। पूरा पाषाण सभ्यता की खोज की थी। सर्वप्रथम कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्रूक फूड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और भारतीय पुरातात्विक का पिता ये सर अलेक्जेंडर केनिंग को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर केनिंग को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर पूरा पाषाण काल, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। मतलब जो पूरा पाषाण काल था, इसके समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। और इस समय में मानव का जीवन अस्थिर था। यहाँ पे अस्थिर था, अस्थिर नहीं था, अस्थिर था, ठीक है। ये आप सुधार लीजिएगा, अस्थिर था, अस्थिर था। वे शिकार पर जीवन निर्भर करता था। इस समय खाना बदोश था। मतलब अस्थिर का मतलब हो गया कि वो एक जगह नहीं रहता था और वो जो शिकार है, शिकार करके वो अपना ज़िंदगी लोग जीवन करता था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। और पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल में आग की खोज कर ली थी और पत्थर का औजार का उपयोग क्या करता था, ये इंपॉर्टेंट है। आग की खोज कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। और पत्थर के औजार का उपयोग ये भी पूरा पाषाण काल में ही करने लगे थे। इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी, मतलब जो चित्र जो है ना, चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया। और भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में है, में इस कला चित्र को देखने को मिलता है। मतलब इस कला की चित्र को देखने को मिलता है पूरा पाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद का टाइम आता है मध्य पाषाण काल। ये 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
इस काल में मानव ने पशुपालन मतलब पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। छोटे छोटे नकूले हथियारों का उपयोग शुरू जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, पत्थर के औजार का उपयोग करने लगे थे मनुष्य, और मध्य पाषाण काल में जो हुआ था तो वो पशुपालन करना प्रारंभ कर दिए थे, ठीक है, और छोटे छोटे नकूले हथियार का प्रयोग करने लगे थे। मनुष्य द्वारा पहला पाला गया जानवर कौन था? कुत्ता था। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय मानव के अस्थायी आवास करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसी समय मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, और कृषि एक ऐसा फसल है जिसमें टाइम लगता है, तो वो टाइम लगेगा तो उसके लिए तो मानव को अस्थायी रहना पड़ेगा। तो इसीलिए नवपाषाण काल में जो मानव थे वो अस्थायी आवास करना प्रारंभ कर दिया, मतलब एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिए थे। और पशुपालन भी करते थे, और पहिए की खोज की गई थी नवपाषाण काल में। ये इंपॉर्टेंट है, कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे और पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल जो होता है वो नवपाषाण काल के आखिरी समय से ही ताम्रपाषाण काल शुरू हो गई। तांबे की खोज व पत्थरों के शासक। ये ताम्रपाषाण काल में जो था वो मुख्य काम ये था कि इसमें तांबे की खोज कर ली गई थी, और तांबे का जो खोज करने के बाद जो पत्थर थे, पत्थर के औजार उसमें से जो थे वो तांबे का भी उसी में प्रयोग करने लगे थे। पत्थर के औजार में तांबा का भी प्रयोग करने लगे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। सर्वप्रथम मनुष्य कौन से पालतू जानवर पाला? तो कुत्ता पाला। सर्वप्रथम मनुष्य कौन सा धातु की खोज की? तो तांबा की खोज की। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस चीज़ की खेती की थी? तो जौ। सबसे पहले वो जौ की खेती की थी। अगर ऑप्शन में अगर पूछा जौ और गेहूँ दोनों आ जाएगा, और सर्वप्रथम पूछेगा कि किस चीज़ का खेती की तो आप लोग जौ मारिएगा, क्योंकि जौ की सबसे पहले की थी, फिर गेहूँ की थी, इसलिए हम आपको क्लियर यहाँ पे कर दिए हैं। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मनुष्य द्वारा की गई पहली कृषि का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, वहाँ से मनुष्य द्वारा की गई कृषि का पहला साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। बुर्ज होम कश्मीर में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में चित्रकारी शैली का प्रमाण मिलता है। उत्तर प्रदेश में चावल की खेती का सबसे बड़ा प्रमाण कोहिल्ड हवा और लहुरा देवा नामक स्थान पर मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद आता है प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है, प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासपोन कहा गया है, कासापोन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने की कार्य यमन शासक ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है, जो सिक्के पर जो लेख लिखा जाता था, मतलब लिखा हुआ जाता था, वो यवन शासक ने सबसे पहले करवाया था। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है, वो कि दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। उत्तर भारत की नागर शैली, यानी कि उत्तर भारत में आ गया आपका दिल्ली, मुंबई, बिहार, झारखंड, फिर उसके बाद आ गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब उत्तर है, उत्तर भारत का है, तो उसे नागर शैली, और दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हल्का दिखाई नहीं देगा, इसके लिए एक नया स्लाइड बनाए यहाँ, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख, इसमें अभिलेख और शासक, जो अभिलेख, जो शासक, मतलब जहाँ का अभिलेख है, कौन सा शासक से संबंधित है वो बताया गया है। तो हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशवर्धन से संबंधित है। मालवा नरेश यशवर्धन से संबंधित है। और गवेलियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंद गुप्त से संबंधित है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख, ये बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। और इसको आप लोग देख लीजिएगा, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है।
उसके बाद देखिए अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। आई होप यहाँ पर वीडियो समाप्त हो गया है। आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, आप लोग को समझ आया होगा। और इसी तरह शॉर्ट टॉपिक में हम लोग पूरा हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। अभी जैसे अभी पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, फिर उसके बाद आएंगे आधुनिक भारत के लेके, उसके बाद लास्ट में आएंगे मध्यकालीन भारत को लेकर के। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम लोग वही चालू किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।